सी थर्ड चैप्टर यूनिट 3 डिमांड एंड सप्लाई, फर्स्ट ईयर बीकॉम, ऑब्वियस अपना पुणे यूनिवर्सिटी है। क्या डिफरेंस है सर? हमने ये ऐसे समझा है चीजों को कि डिमांड एंड सप्लाई तो हमको 12th में भी था, और 12th में अच्छे लेवल से शायद हमने किया हो तो दिक्कत नहीं आएगी। बट सी क्या कंटेंट, मतलब क्या पढ़ना है। पहले तो उन्होंने कंसेप्ट सिखाई है हमको, कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ डिमांड। बताओ इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब क्या होता है? तीन चीजें थी ना 12 में। पहले तुमको कंटेंट से समझाता हूं, फिर तुमको समझेगा व्हाट इज डिमांड। डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे, ये तीन बातें जब आते हैं तब इकोनॉमिक्स में उसे क्या कहा जाता है? डिमांड कहा जाता है। इस चीज को समझिए सर, क्या डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस व्हाट? विलिंगनेस टू पे। तो इन्होंने यही बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड। फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट बताया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तुमको याद दिला दो कि कैसे 12th में भी ये पॉइंट था। हमने 12th में जो अपना 3A चैप्टर हुआ करता था, वहां पे ये सीखा था कि डिमांड में, मतलब लॉ ऑफ डिमांड समझा था कि डिमांड किसकी वजह से चेंज हो रहा था। लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस की वजह से। व्हेन प्राइस रेज डिमांड फॉल्स, व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड रेज। देयर इज व्हिच रिलेशनशिप? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ये पता था। लेकिन प्राइस वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स था कि प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती, क्या नहीं सर? और भी फैक्टर्स थे, जैसे इनकम की वजह से डिमांड चेंज हो रहा था। अगर इनकम बढ़ गया तो डिमांड क्या होता है बेटा? बढ़ जाता है। अगर इनकम कम हो गया तो डिमांड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो मैंने आपको सिखाया था कि क्या बताया था कि सर प्राइस और डिमांड का कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स। लेकिन इनकम एंड डिमांड का कौन सा रिलेशनशिप बताए? डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या? जब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, और जब इनकम कम होगा तो डिमांड भी क्या होगा? कम होगा करके। तो इनकम और डिमांड में क्या रिलेशनशिप था? डायरेक्ट। प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशनशिप था? इनवर्स। बट जब मैंने ये दो टर्म यूज किया, प्राइस एंड इनकम, उसको उसके अलावा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट याद आ रहा है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट मतलब का क्या था? चाय। चाय नहीं तो मैंने क्या यूज कर लिया? कॉफी। कॉम्प्लीमेंट्री क्या था? कार और क्या? पेट्रोल। तो सर अगर कार की प्राइस बढ़ी तो किसका डिमांड कम हो रहा था? या तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी तो किसका डिमांड कम हो रहा था? कार का। थोड़ा अगर लॉजिकली देखें तो वही पेट्रोल को पार्ट ले ले, अभी कार ऐसे भी माइलेज कम देती है। तो मुद्दा क्या था? वो कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दो गुड्स मिलके ही आपका एक वांट सेटिस्फाई होता है। आपको मुंबई जाना है, कार तो चलेगा, लेकिन सिर्फ कार नहीं, उसमें फ्यूल भी चाहिए। तो कार एंड फ्यूल, ये किसका एग्जांपल था? कॉम्प्लीमेंट्री का। बट एनीवेज मैं क्या बता रहा हूं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में ना आपका एक डिटर्मिनेंट्स था प्राइस, एक था इनकम, एक था प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक था प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक था पॉपुलेशन। याद आ रहा है क्या? जितना पॉपुलेशन ज्यादा उतना डिमांड ज्यादा, जितना पॉपुलेशन कम उतना डिमांड कम। तो ये वाला मुद्दा भी उससे रिलेटेड ही है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ व्हाट? डिमांड। डिटर्मिनेंट्स का मतलब ऐसे क्या क्या फैक्टर है प्राइस छोड़ के जो डिमांड को कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहे हैं। एनीवेज फिर आपको और एक पॉइंट है यहाँ पे, क्या? लॉ ऑफ डिमांड। ये भी 12वीं जैसा ही था क्या? हाँ। क्या है सर लॉ ऑफ डिमांड में? मतलब यही एक चैप्टर है जो 12th से थोड़ा बहुत मैच हो रहा है। बाकी इसके अलावा हमने देखा सेकंड चैप्टर अलग था, फर्स्ट चैप्टर अलग था करके। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में सिमिलरिटी है तो उतना आपको थोड़ा इसको ना और बनाना पड़ेगा कि मार्क्स आपके अच्छे बन जाए। क्या सीन है सर? लॉ ऑफ डिमांड में आपको पता है कि लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया है? प्रोफेसर क्या? अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है? स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन प्राइस रेज डिमांड फॉल्स, व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड रेज, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? प्राइस एंड डिमांड। फिर आप बनाते हो शेड्यूल। शेड्यूल में क्या लिखते हैं? एक में आप क्वांटिटी डिमांड, एक में आप लिखते थे प्राइस। क्वांटिटी डिमांड मतलब ऐसे, मतलब मैं बताता हूं ना कि अभी आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि कैसे आपको ये वाला चैप्टर इजीली मैनेजेबल है इकोनॉमिक्स का। आप शेड्यूल में क्या लिखते थे? यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहले तो आप लिखते होते थे क्या? इंट्रो। इंट्रो के बाद क्या होता था? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बाद क्या बना रहे हो? शेड्यूल। शेड्यूल में एक कॉलम में आपने सपोज लिख दिया प्राइस, और दूसरे कॉलम में क्या लिखा? क्वांटिटी। सिर्फ इतना याद रखना, जब आप प्राइस लिखोगे 1 2 3 4 5 तो प्राइस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो तुम्हारा क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? हमेशा
ऐसे कर दोगे तो भी चलेगा। अगर प्राइस 1 2 3 4 5 है तो क्वांटिटी डिमांड लिखना 50 40 30 20 10। तो इसका मतलब अपने आप कौन सा रिलेशनशिप आ गया यहाँ पे, इनवर्स रिलेशनशिप आ गया। इतना होने के बाद लॉ ऑफ डिमांड में तुमको ग्राफ निकालना पड़ता है और तुम्हारा कर्व का ग्राफ क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होता है। तो डिमांड कर्व ऑलवेज विच स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप, लेफ्ट टू राइट, ऐसे कुछ तो था। फिर आप लिखते हो अजम्पशंस और अजम्पशंस के बाद क्या लिखते हो, एक्सेप्शंस। बस इतना आपका लॉ ऑफ डिमांड हो गया। 12 जैसे ही था क्या सर, हाँ, लेकिन ध्यान दो बेटा, यहाँ पे 12th में आपके दो चैप्टर हुआ करते थे, 3A और 3B। 3B होता था क्या, प्राइस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब प्राइस इनकम क्रॉस, ये जो तुमने देखा था। यहाँ पे देखो सॉरी 3.4 में हमको क्या पढ़ना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका मीनिंग, उसके टाइप्स पता है ना, कितने टाइप्स थे प्राइस इलास्टिसिटी के, 5। कौन सा, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक और यूनिटरी। और मैं ये वाला तो आपको एक टेबल में यहाँ पे बता दूं, जैसे कि आप देखो ना, अगर इंट्रो ले ही रहे तो थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं। क्या सीन है सर, अगर आप देखो और समझो इस चीज को, तो हमने क्या किया था, क्या समझा था कि अगर मैं बोलूं परफेक्टली क्या, इलास्टिक, फिर क्या था, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, और लास्ट वन क्या था, यूनिटरी। ये 5 टाइप है। अगर मैं आपको कहूं ना, इस सब का सबसे पहले तो मैं ना एक चार्ट बनाता हूं, देखना, बराबर है। परफेक्टली इलास्टिक में मेरा जो कर्व था वो ऐसे था, पैरेलल टू विच एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये एक्स है और ये वाई है। परफेक्टली इनइलास्टिक में मेरा जो डिमांड कर्व था वो ऐसे वर्टिकल, पैरेलल टू विच एक्सिस, वाई एक्सिस। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में ऐसा कर्व था, फ्लैटर। रिलेटिवली इनइलास्टिक में ऐसा कर्व था, स्टिपर। और यूनिटरी में और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व था, अगर आपको कर्व का बात बताओ तो। ठीक है, इतना भी नहीं पता सर कर्व, मैं तुमको बताता हूं। यहां पे ईडी का साइन जो था, ईडी का साइन, ईडी का साइन क्या था, इंफिनिटी। यहां पे क्या था, 0, परफेक्टली इनइलास्टिक में। रिलेटिवली इलास्टिक में क्या था, ग्रेटर देन 1। रिलेटिवली इनइलास्टिक में क्या था, लेस देन 1। और यूनिटरी में क्या था, 1। अगर तुमको याद नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे करके सब तुमको दिखा दूंगा। मतलब पहले तो कर्व निकालने का, ईडी का साइन लिखने का। अच्छा, ईडी का साइन लिखने के बाद मीनिंग तो और भी सिंपल है, लेकिन कर्व के शेप का नाम लिखने का। यहाँ पे शेप का नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल। ये क्या है सर, वर्टिकल। ये क्या है सर, फ्लैटर। ये क्या है, स्टिपर। और ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला करके, HRH, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये तुम्हारा एक एक नाम हो गया। फिर यहां पे तुम क्या लिखते हो, देर इज अ व्हाट, 0 और स्लाइटेस्ट चेंज इन प्राइस, इन्फिनिट चेंज इन व्हाट, डिमांड। इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन व्हाट, डिमांड। प्राइस अगर 10% चेंज हुआ तो डिमांड कितना परसेंट से चेंज होगा, 20, ज्यादा रिस्पॉन्स करता है प्राइस के कंपेरिजन। प्राइस अगर 10% चेंज हुआ तो डिमांड कितना होगा, सपोज 8%, प्राइस के कंपैरिजन में कम रिस्पॉन्स करता है। प्राइस अगर 10% चेंज हुआ तो डिमांड भी कितना होगा, 10%। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी, कि जितना तुम्हारा प्राइस चेंज होता है उतना ही तुम्हारा क्या चेंज होता है मालिक, डिमांड। तो सेम प्रपोर्शन में जितना प्राइस चेंज हुआ उतना डिमांड चेंज होगा। उसे कौन सा इलास्टिसिटी कहते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। उसमें कर्व ऐसे आता है, कर्व का शेप क्या होता है बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ईडी का साइन क्या रहता है, 1। 5 पॉइंट 4 पॉइंट तो आराम से बन गए। ये सिखा होगा तो बहुत डिटेल में पता होगा, क्योंकि बच्चे भूल गए रहते, लैंग्वेज नहीं बना पाते और 12th का कुछ याद भी नहीं आता ऐसे, तो ग्रांटेड पकड़ के चलते कि सर येऊन जाइल का। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि 3rd चैप्टर बहुत मैनेजेबल है फर्स्ट ईयर बीकॉम का। और आपको 3rd के अलावा 2nd में तो ठीक है, प्रोडक्शन है, वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, वो सब सिखा होगा। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे रहेंगे जिससे तुम अच्छा जस्टिस दे सकते हो। ऐसा नहीं कि बिना पढ़े चले जाएंगे। बिना पढ़े तो जाना ही नहीं सर, बिना पढ़े गए तो ऐसे भी लग जाएगी, आपको पढ़ना पड़ेगा टाइप्स में। और यहाँ पे देखो,
मेजरमेंट है, यूजेस ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये सब बात है। फिर आपको क्या बताया, इनकम इलास्टिसिटी, मीनिंग एंड टाइप, क्रॉस इलास्टिसिटी, मीनिंग एंड टाइप। अच्छा इनकम तो पता है कि इनकम की वजह से कितना डिमांड में चेंज हो रहा है, ये मेजर करना मतलब कौन सा इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस इलास्टिसिटी? देखो ना कि आ रहा है कि नहीं। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है सर? देखो मत वहां पे ढोकलो, प्रोडक्ट ए का क्वांटिटी चेंज हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट बी का प्राइस चेंज हो गया। नहीं समझा? एक फॉर्मूला था, तुमको फॉर्मूला बताता हूं पहले। नॉर्मल प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था? देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ए ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट ए। कि ए के प्रोडक्ट में चेंज होने की वजह से ए का डिमांड चेंज हुआ। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है मुझे बताओ बेटा। चाय, ये कौन से गुड्स का एग्जांपल है? सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, क्या? सब्स्टिट्यूट। अगर चाय नहीं मिला तो तुम क्या करना, कॉफी पीना। चाय का प्राइस मेरा 10 रुपए से बढ़ गया तो लोग, चाय का प्राइस बढ़ा, चाय का प्राइस 10 रुपए से बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे, अब क्या ज्यादा पिएंगे, कॉफी ज्यादा पिएंगे। तो किसका डिमांड बढ़ गया, कॉफी का। तो मैं ऐसे बोलूं, चेंज इन द डिमांड ऑफ कॉफी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ व्हाट, टी। तो इसे कौन सा डिमांड कहा जाएगा, क्रॉस। समझ में आया क्या? क्योंकि चाय का प्राइस बढ़ा तो किसका डिमांड बढ़ गया, कॉफी का। सेम वो इस केस में भी रहेगा, किसमें, कार और क्या, फ्यूल। कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो किसका डिमांड कम हो जाएगा, कार। लेकिन ये क्रॉस इलास्टिसिटी है, दूसरे का इस पे इंपैक्ट आ रहा है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस। सीखेंगे, सब सीखेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा ये विषय होता है, डिमांड का कंटेंट कितना दिया हुआ है सर, तो कंसेप्ट ऑफ मीनिंग डिमांड है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड तो है, लॉ ऑफ डिमांड को तो अच्छा ध्यान देना है। मतलब 12वीं का पूरा 3A वाला चैप्टर, 3B चैप्टर और 12th का आपका 4th चैप्टर क्या, सप्लाई। अब सप्लाई में किसका रिलेशन, अच्छा ये डिमांड जो चैप्टर था, आज इंट्रोडक्टरी सेशन है तो आपको समझेगा कि हाँ सर, मतलब हम ना मैनेज कर सकते हैं चीजों को। ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, आपको तो वापस भी दूंगा घर पे जाके एक बार देखने के लिए। यहाँ पे आपका ध्यान है तो ठीक है, नहीं तो आप वापस से देखिएगा। सर क्या समझेगा आपको कि डिमांड हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम लोग, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कंज्यूमर क्या बिहेव करेगा। अगर प्राइस बढ़ा तो कंज्यूमर क्या करेगा, कम खरीदेगा। अगर प्राइस कम हुआ तो कंज्यूमर क्या करेगा, ज्यादा खरीदेगा। तो डिमांड हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। बट सप्लाई, ये जो एंगल है ये किसके एंगल से पढ़ते हैं हम लोग, प्रोड्यूसर के एंगल से। और प्रोड्यूसर का एंगल मतलब क्या, ये समझ के हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। एज अ प्रोड्यूसर, एज अ सप्लायर, आप लोग क्या करोगे, जब आपका मतलब आपके प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट में ज्यादा सप्लाई करोगे कि कम सप्लाई करोगे, बोलो तो। मतलब पहले ना, ये देखो एग्जांपल देता हूं, पहले मैं जो बेच रहा हूं वो चीज 10 रुपए में बिक रही थी, आज 13 रुपए में बिक रही है, तो प्राइस बढ़ गया। एज अ सप्लायर में ज्यादा सप्लाई करूंगा कि कम, ज्यादा सप्लाई करूंगा। मतलब क्या कि व्हेन प्राइस रेज, सप्लाई आल्सो रेज। तो देयर इज विच रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, प्राइस एंड सप्लाई। तो लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग इनवर्स रिलेशनशिप बोलते थे, सप्लाई में हम लोग कौन सा रिलेशनशिप बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, प्राइस एंड सप्लाई। क्योंकि किसके एंगल से हम सप्लाई चैप्टर पढ़ते हैं बेटा, प्रोड्यूसर के एंगल से, सप्लायर के एंगल से। तो इसलिए ना ये एंगल बहुत जरूरी है। तीसरा चैप्टर है 12वीं का, मतलब 12वीं में 3 चैप्टर थे, FY बीकॉम में एक ही चैप्टर है और जिसमें सारी चीजें दी है। और आपको पढ़ना तो वैसे ही पड़ेगा, सब चीजें हम करेंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको कंसेप्ट है, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई है, सेम बात है, ये भी 12th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था। और लॉ ऑफ क्या बेटा, सप्लाई। तो इस चैप्टर में आपको दो लॉ पढ़ने हैं, एक लॉ ऑफ डिमांड, एक लॉ ऑफ सप्लाई। लेकिन पेपर में बहुत कम चांस है कि ये आए। पेपर में क्या पूछ लिया जाता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है सर, ये दूसरा चैप्टर है या फिर चौथा चैप्टर। आपको पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व।
क्योंकि उनको पता है कि ये वाली चीज वो दे देने के लिए तो दे भी दे। जो बहुत होशियार बच्चे थे 12 में बहुत अच्छे से पढ़ा था उनको तो आ जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी थोड़ा बहुत फेंक देंगे। लेकिन वेरिएबल, और नहीं सिंपल सी बात है, बीकॉम लेवल पे तुम कि आगे वो आगे तो ऐसे तो नहीं कि डायरेक्टली कुछ भी लिख दोगे, और इसलिए इको में 80 ज्यादा लगते हैं बच्चों को ना। ये आ रहा मतलब इसके क्वेश्चन तो भी देखे देखे लगते तो सुकून मिलता काहीतरी आहे, आठवत नाही तर जाऊ द्या। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड डिफरेंस को तो डायरेक्ट बाउंसर रहता है। एनीवेज, फिर आपको देखना है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या बेटा? डिमांड एंड सप्लाई फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन। ये क्या सीन है पता है आपको? बता दो क्या रहता था। एक बार आपको ना ऐसे प्राइस दिया जाता था, प्राइस कॉलम में वो लिखते थे 1 2 3 4 और क्या 5। फिर एक कॉलम बनाते थे वो डिमांड का। डिमांड कॉलम में बेटा मुझे बताना कि प्राइस बढ़ रही कि कम हो रही। क्या दिख रहा है तुमको? प्राइस इंक्रीज हो रही ना, 1 2 3 4 5 प्राइस इंक्रीज हो रही है। तो डिमांड बट ऑफ दिस क्या होगा? कम होगा। 50 40 30 20 और क्या 10 ऐसे लिख दिया मैंने। ये हाइपोथेटिकल है, मेरे हिसाब से मैंने लिखा हुआ है, लेकिन नंबर मैंने कौन से सीक्वेंस में लिखे हुए? डिक्रीजिंग, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई क्या, डिमांड क्या होगा? कम होगा। सॉरी, अब मैं एक जगह लिखता हूं सप्लाई। ओके, जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई क्या होता है बेटा? बढ़ता है पक्का। तो मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं 10 20 30 40 और क्या 50। एनीवेज सर, मैं आपको कौन सा पॉइंट पढ़ाने वाला था पता है? बताने वाला हूं, रादर पढ़ाना मतलब समझा रहा हूं। यहाँ पे कुछ तो दिया है उन्होंने। क्या पॉइंट दिया है बेटा? इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन। ये नाम क्या पता है? इक्विलिब्रियम। ये जो तुमको मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे वो लोग क्या कहते हैं? व्हाट डू इक्विलिब्रियम प्राइस। सीए फाउंडेशन में यहाँ पे क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विलिब्रियम प्राइस 1 2 3 4 5। तो आंसर इज व्हाट मालिक? 3 रुपीज की जिस प्राइस पे आपका डिमांड इज इक्वल टू क्या रहता है? सप्लाई सेम रहता है सर। जिस प्राइस पे आपका डिमांड और सप्लाई क्या रहता है? सेम रहता है, उस प्राइस को क्या, कौन सी प्राइस कहा जाता है? इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाता है। दैट्स ऑल कंसेप्ट। एट द प्राइस वेयर व्हाट योर डिमांड इज इक्वल टू व्हाट मालिक? सप्लाई सेम है 30 उस प्राइस को क्या, बस इतना ही कंटेंट था। इस मार्केट कौन से प्राइस पे बेचेगी या खरीदेगी? 3 रुपए में। तो जो प्रोड्यूसर होता है ना, वो प्राइस कैसे डिसाइड करता है? ऐसे वो कम पे नहीं बेच सकता ना ज्यादा पे बेच सकता है। कैसे बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ व्हाट योर इक्विलिब्रियम प्राइस। नाम अवगढ़ है बट टेंशन नहीं है। फिर पॉइंट टू रिमेंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन डिस्कशन है, पास्ट यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन है, खत्म। और पास्ट यूनिवर्सिटी में क्या क्वेश्चन आए थे वो अगर देखना, यहाँ पे नहीं रहेंगे, उतना पूरा आया नहीं था। ठीक है, तो अपन देख लेंगे कल पूरा पीडीएफ आएगा। तो अब इकोनॉमिक्स में हम लोग टारगेट करेंगे कि ये वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाना चाहिए परफेक्ट। जैसे ये चैप्टर अपना होगा फिर हम 4th और 3rd का भी फटाफट रिवीजन लेंगे। और क्योंकि अब हम ना सेटल हो जाएंगे, हमको एक ही चीज टारगेट है कि हमारा, इसलिए मैं अकाउंट्स में ही बोल रहा हूँ कि अब सेकंड सेम तो बहुत आगे आ गया। पहले फर्स्ट सेम की रिवीजन करके सब चीजें सॉर्ट आउट करके देते। सेकंड में ऑलरेडी अपना अकाउंट्स का कौन सा चैप्टर हो गया है? इंटेंजिबल्स हो गया है। ठीक है, इंटेंजिबल्स के बाद अपना अभी ये भी हमने चालू कर दिया लीजिंग का। जनरल एंट्री बताया तो विषय खत्म हो जाएगा, और फिर मैं 2 चैप्टर करके फिर रुकूंगा और फिर सिर्फ रिवीजन कि 9 से लेके 15 में नहीं हूं तो उसके पहले मेरे को इकोनॉमिक्स एक लेवल तक लेके आना है। 2-3 चैप्टर हो जाएंगे। पहला जैसे नॉर्मल है उस पर टेंशन नहीं, 3rd वन कर लेंगे, तो 2nd और 4th का रिवीजन कर लेंगे। या फिर वापस से बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी इस चीज की वजह से सिंपल हो गया, देखो अभी तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन भी बनेगा। तो क्या होता है कि इकोनॉमिक्स वैसे पढ़ने से बहुत बोर हो रहा था, अब ऐसे तुम्हारा पूरा अटेंशन यहाँ पे, मुझे जो एग्जांपल आपको देने वो सारे के सारे मैं प्रॉपर ढंग से लिख पाता हूँ। देखो जैसे कि इतना ही चार्ट तुमने कर लेना बेटा, ये ऐसा चार्ट है, अभी तो मैं तुमको समझाऊंगा। तुम्हारा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डायरेक्ट, मतलब अभी के अभी तुमने कितने पॉइंट कर लेता है यहाँ पे दिख रहे तुमको 1 2 3 4 4 5 20 पॉइंट तो तुम्हारे ऐसे हो गए। तुम एक एक दो लाइन छोड़ के लिखोगे तो 5-6 पेजेस का आंसर तुम्हारा ऐसे लर्न हो गया। कितने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी है? 5। क्या परफेक्टली इलास्टिक। अब यहाँ पे देखो, मुझे सिर्फ यहाँ पे अंडरलाइन करना, बराबर वहां पे देख पाते। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक और यूनिटरी। ये किसके टाइप्स है? टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और आपको सिर्फ पूछा एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इलास्टिसिटी के कितने टाइप है? 3।
प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी, ये तीन ही टाइप है। तो आपको यहाँ पे ना ऐसे सवाल को ध्यान होगा, तो इसमें दो सवाल आ सकते हैं। एक क्या बेटा, एक तो आएगा कि क्या टाइप्स ऑफ, क्या दो सवाल है। एक तो टाइप्स ऑफ आएगा आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नहीं तो सिर्फ आएगा टाइप्स ऑफ व्हाट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर पूछा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी तो कितने टाइप है मालिक, 1 2 3 4 और क्या 5। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप है, ओनली 1 2 एंड 3। कौन सा, प्राइस, इनकम और क्या क्रॉस। मीनिंग बताओ, व्हाट डू मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस की वजह से डिमांड का चेंज मेजर करना, मतलब क्या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम की वजह से डिमांड में जो भी चेंजेस आते हैं वो मेजर करना, मतलब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस बताइए, एग्जांपल सब्स्टिट्यूट और क्या कॉम्प्लीमेंट्री, किसी दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने की वजह से किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो रही है, ये मेजर करना, मतलब क्या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और बाकी प्राइस के तो यहाँ पे पढ़ी है, ठीक है। तो कल हम एक ओवरव्यू आपको दिया कि चैप्टर 2 है क्या, कितना सिमिलर है, बहुत सिमिलर है 12th से। लेकिन फिर भी ये लोग जब बीकॉम लेवल पे आते हैं तो कुछ चीजें तो उनके हिसाब से लिखते हैं, कुछ कंसेप्ट उनके हिसाब से लिखते हैं, वो हम पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ना, कुछ कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ डिमांड में उन्होंने कुछ तो अपना ही दिया रहेगा, क्योंकि भाई फर्स्ट ईयर में आए हैं। तो देखो ये कुछ इकोनॉमिक्स के नाम है जो हमको समझने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। लेट्स सी। ओके, सो आज ये वाला सेशन यही तक हम रखते हैं, जिसमें हमने ये देखा ओवरव्यू कि चैप्टर 2 है क्या और चैप्टर 2 में करना क्या है। लेट्स सी।